बात चलती है कि ये मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर है। अब अगर आप मोदी द पॉलिटिशियन के बारे में बात करूं तो जो पोलराइजेशन हमारे सोसाइटी में है वो हर इलेक्शन में उभर कर आती है, जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो। कोई ना कोई किस्सा ज़रूर हो जाता है इलेक्शन से पहले। तो मोदी दी एडमिनिस्ट्रेटर आपने बता दिया आपने क्या क्या किया है, मोदी द पॉलिटिशियन नहीं कर पाया है अभी तक। पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। आपने मेरे मुंह से सैकड़ों बार इसको सुना होगा और मैं तो देख रहा हूं इन दिनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके सुनाते हैं कि मोदी इन सिद्धांतों पे काम करते हैं। और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ, यही हमारा मंत्र रहा, हम करते हैं। समाज व्यवस्था तो है ही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब मैं देख रहा हूं मीडिया में हम समाज को कोई दबा कुचला वर्ग हो उसकी चिंता हमको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम कहेंगे भाई इस समाज में अगर पंथ के आधार पर देखें तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहाँ भी समाज के और वर्गों में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है, वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी हैं और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था। लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा हूं कि भाई वहां कितने ओबीसी को टिकट मिला, वहां कितने पिछड़ों को टिकट मिला, कुछ नहीं। तो ये इस प्रकार की राजनीति कौन करते हैं जी? क्या इससे बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम टिकट देंगे तो भी जाति के आधार पर बंटवारा शुरू कर देते हैं, ये इसी भाषा में वर्णन करते हैं। किस जाति का कितना वोट मिलेगा ये भी कह रहे हैं। हम ये सारी भाषा को बदलना चाहिए और इसलिए सबका साथ सबका विकास, हम उसी मंत्र को लेकर के चलना चाहते हैं ताकि हमारा मत है कि देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक है। पर जो अल्पसंख्यक हैं वो दरार में गिर जाते हैं, वो जो फिशर्स होते हैं उनमें गिर जाते हैं। जो वो आपने तो कई सारे उदाहरण दे दिए जहाँ पर वो जैसे आपने कहा कि कार्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन जब ऐसे पोलराइजेशन की जो किस्से हो जाते हैं तब क्या होता है, मीडिया में भी आ जाता है। और जब मीडिया में आता है माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन इंडिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी आ जाता है। जो पूंजी निवेश करना चाहता है बाहर बैठ के वो सोचता है यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, मैं क्यों यहाँ पर पैसे लगाऊं। तो एक आज विश्व में भारत ने अपनी एक अच्छी पहचान भी बनाई है और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है। अब जहाँ तक मीडिया का सवाल है, वो क्यों ऐसा करते हैं, किसके कारण करते हैं, किसके लिए करते हैं, किसके कहने से करते हैं, किसके दबाव में करते हैं, ऐसे विषयों पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मीडिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। उनको भी टिकने के लिए, अपने व्यापारिक हितों के लिए भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो भी एक एलिमेंट है मीडिया की, कुछ मजबूरियां भी हैं उनकी। इस सब के बावजूद भी हमारी बात दुनिया में पहुंची है, इन्हीं लोगों के माध्यम से पहुंची है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जहां तक विदेश का मीडिया का कुछ सवाल है, दुनिया में मैंने देखा है कि कोई ही देश होगा, रेयर एक्सेप्शन, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर की बात कर रहा हूं, कि जहां का मीडिया अपने देश के हितों के खिलाफ कुछ करता हो, कभी नहीं करते। तो कभी कभी ये मीडिया हाउस भी उनके देश के हितों के लिए भी
देशों के बीच की जो स्पर्धा होती है तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उनकी एक अपनी दुनिया है, चलने दीजिए। लेकिन आप देखिए क्या कारण है कि आज सबसे ज़्यादा एफडीआई है भारत में। क्या कारण है? सबसे ज़्यादा एफआईआई है। क्या कारण है इतना निवेश आ रहा है? क्या कारण है कि जब आयुष्मान कोरोना आया, दुनिया के 150 के करीब देश भारत की दवाई के लिए, मुझे लगातार हिंदुस्तान, दुनिया के मैक्सिमम लोगों ने मुझ पर टेलीफोन करके दवाइयाँ मांगी होगी। तो भारत की प्रतिष्ठा है तभी तो कर रहे हैं। और इसलिए ये जो हम 24 घंटे हेडलाइन के भरोसे राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरियां होगी। मैं तो दुनिया के लोगों के सामने सत्य लेकर के जाता हूँ, सच्चाई पहुंचा के रहता हूँ और दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। और पीएलआई स्कीम अभी अभी हम लाए, कितना बड़ा रिस्पांस मिल रहा है जी, कितना समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में एक खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ, फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है, एक बार आओ एक बार जाओ वाला, उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। जी। सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स छपती हैं उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की। जहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का होता है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगह। तो अगर क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राज्य के चुनाव होते हैं एक किस्म से एक रेफरेंडम है सेंटर की पॉलिसीज को भी, सिर्फ स्टेट की नहीं, सिर्फ सेंटर की भी पॉलिसीज? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, सामूहिकता में विश्वास करती है और हम स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी हैं। वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तस्वीर है जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ मेरा खड़ा रहना मेरे लिए गर्व का विषय होता है। अगर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी भी फोटो होती है तो मैं भी उन कार्यकर्ताओं जैसा लगता हूँ। मुझे लगता है हाँ, मैं भी इन्हीं के बराबर हूँ, मैं किसी से ऊपर नहीं हूँ, किसी से आगे नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो उस फोटो का मतलब इतना ही होता है। और देश की जनता भी ऐसे, ये जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव यानी फलाने का, हर चुनाव ढीकने का, मैं समझता हूँ ये चुनाव हमारे कार्य का है, हमारे आचार विचार का है, हमारी नीतियों का है और सबसे ज़्यादा हमारी नीयत का है। और मैं मानता हूँ देश उसको समर्थन करता है।